हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 10 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे। अनसॉल्व पेपर लाए थे 2020 का। यह सेट नंबर 7, एक आखिरी सेट जो पिछले साल क्वेश्चन पेपर के रूप में आया था आपके सामने। सेट नंबर है 822 NB। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि 7 सेट बनाए जाते हैं और सभी का अलग अलग नंबर होता है। आइए इस क्वेश्चन में हम बात करें, इस सेट में हम बात करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 पर हम पहुँच चुके थे और इसके पहले क्वेश्चन को चलिए देखते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित सारणी से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए और हमें प्राप्तांक और छात्रों की संख्या देखिए। छात्रों की संख्या यहाँ पे प्राप्तांक अगर आप देखें तो 5 से कम, 10 से कम, 15, 20, 25, 30, 40 से कम, ये से कम के रूप में दिया गया है। और ये देखिए मुश्किल सवाल है क्योंकि इससे पहले हमें अपने वर्ग अंतराल में बदलना होगा क्योंकि समांतर श्रेणी याद करनी है, थोड़ा सा बेहतर करना होगा। चलिए अब बहुत ज़्यादा नीचे तो नहीं करेंगे भाई। क्वेश्चन आप उतार लेंगे, क्वेश्चन को करते वक्त क्वेश्चन उतार लेंगे और उसके बाद फिर हल शुरू करेंगे। जब हल शुरू करेंगे तो आपको पहले बात तो एक हिस्से में प्राप्तांक लिखना होगा, प्राप्तांक, और दूसरे हिस्से में छात्रों की संख्या लिखनी होगी, छात्रों की संख्या। ये आप बिल्कुल यहीं से देख करके लिख लेंगे, कोई भी अब इसमें बदलाव नहीं करना है। उसके बाद करना ये है कि हमें इससे कम प्रकार को थोड़ा सा वर्ग अंतराल में करके रखना होगा। ध्यान से देखें तो 5 से कम कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं जिनको 5 से कम अंक मिले हैं। तो अगर हम इनको लिखना चाहें तो 0 से 5 लिख सकते हैं, यानी कि 0 से 5 ऐसे बच्चे हैं जिनको मतलब 0 से 5 अंक के बीच में जो बच्चे हैं उनकी संख्या क्या है? 3 है। और उसके बाद 10 से कम कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। तो 10 से कम की बात ये समझेंगे कि भैया जो 5 से कम है, यानी कि मान लेते हैं 3 बच्चे हैं जिनको 1, 2 या फिर 3 अंक मिले हैं, ये 5 से कम है। उसके बाद 10 से कम कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। अगर 10 से कम की बात करेंगे तो बाकी जो है नंबर वो 5 से ज़्यादा मिले हैं, 5 के बराबर 5 से ज़्यादा मिले हैं, लेकिन इनका पूरा टोटल कितना है? 10 लोग, यानी ये लोग 3 लोग भी इसमें सम्मिलित हैं। अगर हम यहाँ पे वर्ग अंतराल में जब लिखते हैं तो हमको जब 5 से 10 लेना है तो ये 10 में से 3 बच्चों को, जो 3 बच्चे हम पहले गिन चुके हैं, इनको लिख चुके हैं, इसको यहाँ से हटा देना होता है। तो 10 में से 3 घटा देंगे, कितना मिल जाएगा हमको? 5 से 10 की बात कर रहे हैं जब, तब आ जाएगा 10 में से 3 घटा देते हैं। हम इसे 10 - 3 भी लिख सकते हैं ताकि बेहतरीन काम समझ में आए और इसमें कोई गलती ना दिखाई दे। उसके बाद यहाँ पे जो देखेंगे 15 से कम वाली बात हो रही है, तो ये 10 से 15 के बीच की बात हो रही है और इसमें 25 में से 10 घटा के लिखेंगे। 25 - 10 बारी बारी से ऐसे ही घटा के लिखेंगे, आपको यहाँ पे 15 मिल जाएगा। और यहाँ पे लाइन मुझे नहीं खींचनी चाहिए थी। ओके, 15 से 20 के लिए आप क्या करेंगे? 49 में 25 को घटा देंगे, तो हम यहाँ पे 49 - 25 लिखते हैं, जो कि हो जाता है 4 और 2 24। और 20 से 25 पे आएंगे तो 65 में से 49 घटा देंगे, 65 - 49, और ये कितना मिलेगा? 15 में से 9 गया तो मिल जाएगा 6, और 5 में से 4 गया 1, 16 मिल गया है। तो 25 से 30 की अगर बात कर लेते हैं तो 30 से कम वाला 73 - 65 कर लेते हैं, तो 73 - 65 कितना मिल जाएगा? 13 में से 5 गया तो मिल जाएगा हमको 8, और बस 8 ही तो मिलेगा। 6 में से 6 गया, ख़त्म हो गया बात। और 30 से 35 के बीच में बच्चों की संख्या अगर हम देखें तो 78 - 73 लेना है। 78 - 73 कितना हो जाएगा भाई? 8 में से 3 गया, कितना मिल गया? 5 मिल गया है। और 35 से 40 के बारे में बात कर लेते हैं। 35 से 40 कितने लोग हैं? तो 80 में से 78 घटा देंगे, 80 - 78 हो रहा है, कितने लोग हो गए? 2 लोग हैं। ये हो गई आपकी छात्रों की संख्या। वर्ग अंतराल प्राप्त हो चुका है। समांतर श्रेणी समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हमको यहाँ पे x का मान निकालना होगा। x का मान पहले निकालते हैं, और हमने ये कुछ जल्दबाजी कर दी है, तो x का मान निकालते हैं। कहाँ से मिलेगा? इन दोनों का योगफल बटे 2, इन दोनों का योगफल बटे 2, यही होता है x का मान। यहाँ पे 2 और 5 और 0 को जोड़ने पर 5/2 हमको मिल जाएगा, 5/2, यानी कि हम इसको 2.5 भी लिख सकते हैं। यहाँ से क्या मिल जाएगा? 15/2, 15/2,
और वो कितना मिल जाएगा भैया, उसका आधा हो जाएगा 7.5 7.5। अब यहाँ पे बार बार 5 5 ऐड करते हुए चले जाएंगे, ठीक है, हमको अगला पद मिलता जाएगा। दशमलव वाले में अगर बात करें तो करते हैं इसमें, इस वाले हिस्से को दशमलव में ही बदल लेते हैं। इसमें 7 5 12, ये 12.5 हो जाएगा। और 15 और 20 का जो योगफल करेंगे तो वो 35 होता है। 35 का जब आधा करेंगे तो 17 दूनी 34, 17.5 35 होता है। तो यहाँ पे 17.5। अगर इस x के मान के बारे में अगर आप ध्यान से समझें तो जो इनका डिफरेंस होता है, h की जो वैल्यू होती है वही बार बार अगर आप जोड़ते जाएं तो अगला x का मान मिलता जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसके बाद, इसमें 5 जोड़ देते हैं तो 7 5 12 यानी 17 5 22 हो जाएगा, 22.5 हो जाएगा। और यहाँ पे 27.5 हो जाएगा, और यहाँ पे 32.5, और यहाँ पे 37.5 हो जाएगा। तो ये हमको x का मान मिल चुका है, सभी में x का मान मिल चुका है। लेकिन x के मान से अब आगे कैसे बढ़ाएंगे वो समझना है। x का मान निकलने के बाद ये जो छात्रों की संख्या है वो अपना f होती है। हम चाहें तो इसका सीधे सीधा गुणा करा सकते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे पास दशमलव वाली गिनती है। 25 3 75 हो जाएगा। 75 70 जब गुणा करेंगे 120, जब भी हम गुणा करेंगे तो ये बहुत बड़ी गिनती मिल रही है। उस गिनतियों को छोटा करने का तरीका क्या होता है, इसको मिटा देते हैं एक बार तो फिर समझते हैं। सीधा गुणा करने के बजाय कल्पित माध्य विधि का प्रयोग कर लेना चाहिए। बीच वाले कोनो हिस्सा देखिए जो एकदम बीचों बीच पड़ रहा है, पीछे नीचे से 3 छोड़ा, बीच में 2 लोग बढ़ रहे हैं, इसको हम मान लेते हैं a, इसको हम a मान लेते हैं। और हम निकालते हैं यहाँ पे d की वैल्यू। d की वैल्यू कहाँ से मिलती है, d की वैल्यू मिलती है x माइनस a से। x में से a को घटाने पर, ये x की वैल्यू है, उसी में से a को घटा देंगे। अगर 2.5 में 17.5 को घटाएंगे तो 17 में से 2 घटाने पर कितना मिल जाएगा, 15। हमको मिल जाएगा -15। यहाँ पे कितना मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा -10, यहाँ पे -5, यहाँ पे 0, यहाँ पे 5, यहाँ पे 10, यहाँ पे 15, यहाँ पे 20। अब क्या हमारा ये गुणा करना आसान होगा, ठीक है, काम हो जाएगा बहुत ज़्यादा हमारे पास। नहीं तो हम कल्पित माध्य विधि पे भी चले जा सकते, कल्पित माध्य विधि पद विचलन विधि पे ही जा सकते थे। यहाँ पे 5 से भाग करके जो इनका कॉमन डिफरेंस, इनका h की वैल्यू जो हो रही है वो भाग करके, लेकिन इससे काम हो जाएगा। तो यहाँ से हम निकालते हैं f और d का गुणा। तो 3 से गुणा कराएंगे, ठीक है, 3 से गुणा कराएंगे। 15 3 45, कितना मिल रहा है, 15 3 45, माइनस में मिलेगा 7 70, -70 मिल रहा है। 15 5 75, यहाँ पे -75 मिल रहा है। 24 0 0 हो गया है। 16 5 80 हो गया है। 8 10 80 हो गया है। और 15 5 75 हो गया है। और 20 दुनिया 40 हो गया है। ये हमने पूरी प्रक्रिया देख ली। अब हमें हल कर लेना है, उसके लिए हमें इनका योग करना होगा। सिग्मा एफ डी निकालते हैं, सिग्मा एफ डी। वो कैसे निकालेगा, इनको सबको जोड़ लिया जाएगा, ठीक है, इनको जोड़ लिया जाएगा। तो जोड़ते हैं, और सबसे सिंपल तरीका क्या करेंगे, ये 75 जो माइनस प्लस में है इसको नहीं जोड़ते हैं, ठीक। दूसरा काम है, अगर हम 80 में 70 घटा देंगे तो हमको 10 मिल जाएगा। और 45 में, ठीक है यार, एक तरफ से ही जोड़ लेते हैं, बेहतर तरीका रहेगा, ज़्यादा कुछ कंफ्यूज नहीं करते हैं। ओके, तो हम माइनस वाली गिनतियों को एक बार जोड़, प्लस वाली गिनतियों को एक बार जोड़ लेते हैं। कितना हो जाएगा, क्या स्थान पे 5 मिल जाएगा, 5 हो गया है। और यहाँ पे 8 8 16, 16 4 20, 20 7 27, ये मिल गया प्लस वाली गिनतियों को योगफल। माइनस वाली गिनतियों को जोड़ लेते हैं, ये क्या के स्थान पे 5 है, 5 रहेगा, 7 7 14, 14 4 18, घटाते हैं, यहाँ पे 0 मिल जाएगा, हाँ से लेंगे, 17 में से 8 गया 9 हो जाएगा। और यानी कि हमको क्या मिल रहा है, 90 मिल रहा है, वो भी प्लस में मिल रहा है। इसको हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है यहाँ पर लिखने का। छात्रों की संख्या जो हमको मिली है वो अगर सिग्मा एफ बराबर आप निकालेंगे तो लास्ट में आपको 80 मिला था ना, वही 80 फिर से मिलेगा। अब सूत्र लिखते हैं समांतर माध्य का, x बार इजकल टू होता है क्या से, यहाँ पे a हमने माना था
तो हमारा a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ हो जाएगा। ए था अपना 17.5 वो रख लेते हैं, प्लस सिग्मा एफ डी अपना 90 है, 90 है, और सिग्मा एफ का मान कितना है 80 है, वो हमने रख लिया। 0 से 0 काट दिया, 8 से उसको भाग करेंगे। 8 से जब भाग करेंगे 9 को तो हमको क्या मिलेगा वो हमको लिख लेना है। तो 8 का नम 8 बचेगा 1 दशमलव लगा, 0 बढ़ा, 8 का नम 8 बचेगा 2, 0 बढ़ा तो 20 हो जाएगा, 8 दूनी 16 और फिर बचेगा 4 और 8 5 40, इतना कुछ मिलता है। अगर इनका योगफल करेंगे तो दशमलव के बाद एक वाली गिनती x के साथ जुड़ेगी, दशमलव के बाद ये 5 1 6 हो जाएगा और 2 5 रहेगा, दशमलव से पहले 7 1 8 हो जाएगा 1, 18.625 हमें उत्तर के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं वो है त्रिकोणमिति से संबंधित सवाल। कहा गया है कि 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा चेंज इनटू मतलब इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पे हम बात को समझते हैं। क्या दोनों पक्षों से किया जाए? क्या एक ही पक्ष से उठाते हैं? LHS से हमने ले लिया, LHS से शुरुआत करते हैं। 1 माइनस साइन थीटा आपके पास दिखाई दे रहा है, नीचे 1 प्लस साइन थीटा दिखाई दे रहा है, ब्रैकेट में बंद करो भैया और गुणा कर लो इसी वाले गिनती के साथ में माइनस वाला लिख के, मतलब सेम टू सेम यही गिनतियाँ लिखो, लेकिन प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस लिख करके ऊपर नीचे गुणा करा लो। 1 माइनस साइन थीटा हो गया, इसका जो गुणा होकर के होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर हमको दिखाई दे रहा है। नीचे वर्गांतर का सूत्र लग रहा है, नीचे वर्गांतर का सूत्र लग रहा है तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिखाई दे रहा है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा दिखाई दे रहा है। ओके, तो अभी क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर तो है ही, नीचे वाला बन जा रहा है कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में, यही होता है। अब कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर वाले के बीच गिनती के पास में होल स्क्वायर है भाई, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा है अपॉन यहाँ पे ऐसे कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे होल स्क्वायर कर सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं। जब ऐसा दिखाई दे रहा हो तो ऐसा किया जा सकता है। ओके, जब करते हैं तो क्या बन जाएगा? अब बहुत आसान हो जाएगा कि 1 अपॉन कॉस थीटा कर लो भाई, 1 अपॉन कॉस थीटा कर लो, माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर लो। ठीक है, यह हो गया, होल स्क्वायर तो लगा ही है। 1 अपॉन कॉस बराबर होता है सेक थीटा, और साइन अपॉन कॉस बराबर होता है टेन थीटा, ये होल स्क्वायर हो गया। और ये RHS के बराबर आ गया, बराबर RHS। हालांकि इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है कि यार 4 नंबर की सवाल इतनी आसानी से कैसे आ गई, मतलब थोड़े से स्टेप में क्यों हो गई। हो सकता है यहाँ पे प्रश्न में ऐसा कुछ करना हो कि हमें RHS से भी शुरुआत करनी हो, यानी कि हम LHS बराबर इतना कुछ ला के छोड़ दें, यहीं पे रुक जाएं, फिर RHS से शुरुआत करें, ऐसे स्टेप में उल्टे जाएं तो दोनों पक्ष बराबर आ जाते हैं ना। ऐसा हम कर सकते हैं, LHS बराबर RHS कर सकते हैं, बट ठीक है, ये उत्तर भी गलत नहीं है। अगर आप ऐसा कर देते हैं तब पर भी ये सही ही माना जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखते हैं, आइए कूद पड़ते हैं इस क्वेश्चन पे। क्या कहा जा रहा है छठे का गा वाला क्वेश्चन में, ओ केंद्र वाले वृत्त के बाहर स्थित बिंदु T से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं TP और TQ खींची गई हैं जो वृत्त को P और Q पर स्पर्श करती हैं। सिद्ध कीजिए ये दोनों कोण, मतलब इसका कोण का दोगुना है। चलिए एक हम चित्र बना लेते हैं, उसके बाद ये समझ पाएंगे भैया ये कहाँ पे बना है। यहाँ पे वृत्त के बाहर वाला बिंदु T हो गया, T से भेज दिया गया स्पर्श रेखाओं को, आ जाओ। यहाँ पे हमने भेज दिया, यह पहुँच गया, यहाँ पे P हो गया, यहाँ पे Q हो गया, और यहाँ पे केंद्र तो हम O ही दिखाते हैं। इसको मिला लेते हैं, इसको भी मिला लेते हैं, और अब पहचानते हैं किस कोण के बारे में बात की जा रही थी। PTQ यानी ये कोण है 2 गुना OPQ के, OPQ इसको मिलाना पड़ेगा तब बनेगी बात। तो यहाँ पे इस कोण का 2 गुना है ये वाला कोण, ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो चलिए आइए बात को समझते हैं। क्या है समझना हमें? हम कहेंगे कि भाई हम यहाँ पे बता देते हैं भाई, इनका और इनका योगफल 180 अंश होता है। ठीक है, तो ये संपूरक कोण होते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। पहले बात तो ये लिख लेंगे कि वृत्त
वृत्त के यहाँ पे स्थित कोण, ऐसा डायरेक्ट भी हम कह सकते हैं कि ये दोनों कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। हम कह सकते हैं कोण PTQ प्लस कोण POQ, ओ पे बना भैया OQ बराबर 180 अंश। हम कह सकते हैं संपूरक कोण होते हैं। समीकरण नंबर 1 बना देंगे। कह सकते हैं कि स्पर्श रेखाओं के बीच तथा केंद्र पर बना कोण का योगफल ये दोनों एक दूसरे के संपूरक होते हैं, 180 अंश होते हैं। ऐसा हम एक समीकरण बना लेते हैं। आगे बात को बढ़ाते हैं। इस त्रिभुज के बारे में बात कर लेते हैं। वह त्रिभुज OPQ में हमको मिल जाएगा OP बराबर OQ। क्यों मिलेगा भैया? क्योंकि ये त्रिज्याएँ हैं। क्या हैं? त्रिज्याएँ हैं। जब ये त्रिज्याएँ हैं तो कोण भी बराबर होंगे। क्या? सामने मतलब अगर एक त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होते हैं, इसके सामने कोण बराबर होता है। ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख देंगे कोण OPQ बराबर कोण OQP। ये बराबर हो गया। ठीक है, इसको एक समीकरण बना लो। उसके बाद इस तीनों का योगफल कितना होता है? 180 के बराबर होता है। उसको कर लो भाई। कोण POQ प्लस कोण OPQ प्लस कोण OQP। इन सभी का योगफल कितना हो जाएगा? सब 180 अंश, क्योंकि त्रिभुज के अंदर के तीनों कोण हैं। अगर समीकरण 1 और 2 से देखो जाए, मतलब 3 से देखा जाए, तो ये दोनों हो जाएंगे क्या? बराबर हो जाएंगे। बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इनको लिखेंगे कैसे? जगह कहाँ पे है? ओके, थोड़ा सा जगह बनाने में समय लग जाता है भाई। आइए देखते हैं समीकरण 1 और 3 से। यहाँ पे हम लिखेंगे क्या? समीकरण 1 व 3 से हमको ये दोनों चीज़ें बराबर मिल जाएंगी। क्या मिल जाएंगे? कोण PTQ प्लस कोण POQ। ठीक है, OQ बराबर इसके कोण POQ। क्या यार, ये बार बार मैं OQ बीच में घुसा देता हूँ। प्लस कोण OPQ प्लस कोण OQP। ये वाला हिस्सा बराबर है, कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमको जो सिद्ध करना था वो वाला हिस्सा आ ही चुका है। कोण PTQ बराबर, ये दोनों कोण बराबर हैं। बराबर क्यों है? यहीं पे हमने बराबर किया था। दोनों कोण बराबर है तो दोनों की जगह एक का नाम लिखा जा सकता है। हमको OPQ की चाहिए। OPQ दिखाई दे रहा है, जो OQP है वो भी OPQ के बराबर है, तो उसके जगह पे हम इन दोनों को जोड़ करके लिख सकते हैं। दो कोण डायरेक्ट में लिख रहा हूँ। चलो एक बार बढ़ा ही लेते हैं। OPQ मिल जाएगा प्लस OPQ मिल जाएगा, और इन दोनों को जोड़ने के बाद आपको 2 कोण OPQ देखने को मिल जाएगा। जो आपको सिद्ध करना था वो आपको मिल चुका है। इसके अलावा और इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, बात ख़त्म हो जाती है। ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। सो दोस्तों, आइए आखिरी प्रश्न को देखते, मतलब छठवें के आखिरी प्रश्न को देखते हैं। भाई इतना ज़्यादा बिल्डअप क्या करना है भैया। क्वेश्चन में क्या कहा गया है भैया? देखो, एक धातु का गोला जिसकी त्रिज्या, धातु का गोला है, धातु का गोला कैसा होता है? मतलब ऐसा गोला होता है। इसकी त्रिज्या हमको दी है 10.5। एक को पिघलाकर छोटे छोटे शंकुओं में छोटे शंकुओं में ढाला गया है। छोटा शंकु देख लेते हैं भैया। ये लो छोटा शंकु हो गया, जिसके प्रत्येक की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाइया है कितना? 3 सेंटीमीटर इसके ऊंचाई है। ज्ञात कीजिए कितने शंकु प्राप्त हुए हैं। एक गोला है जिसकी त्रिज्या 10.3 है, उसको पिघलाकर शंकु बनाया जा रहा है, जिसकी त्रिज्या आपको 3.5 मिल जाती है, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर मिल जाती है। इनकी संख्या निकालनी है, गुणा कर दी हमने इनसे। गोले का आयतन बराबर शंकु आयतन, शंकु के आयतन में 3 से गुणा करना पड़ेगा। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 πr³ होता है, और शंकु का आयतन कितना है? यहाँ पे n से गुणा कर लेंगे, 1/3 πr² होता है। ये 3 कट रहा है, काट दें। पाई से पाई कट रहा है, काट देते हैं। r से r कट रहा है। भी ये दोनों की त्रिज्याएं अलग अलग हैं। हाँ, मैं कब समझूंगा? ठीक है, अब समझ में आ गया। तो यहाँ पे 4 गुणते 10.5 गुणते 10.5 गुणते 10.5 बराबर, यहाँ पे n गुणते r का मान कितना? 3.5 गुणते 3.5 गुणते h का मान कितना? 3 है, रख दिया। दशमलव एक अंक पे था, दशमलव हटा दिया। इसमें से हटाने के लिए मौका ही नहीं मिला, नहीं हटाते हैं।
5 से काटते हैं, 7 से काट ले, 7 से ये भी कट रहा है, 7 पचे 35, 7 से ये कट रहा है, 7 एकम 7, 7 पचे 35, यानी 5 तिहाई 15, यानी 3 मिल रहा है। यानी 35 से जब इसको काटेंगे तो 3 ही मिल जाएगा। इस 3 से ये वाला 3 कट रहा है, कट गया। यहाँ पे कोई भी गिनती नहीं बची है। यहाँ पे n बचा है, ये बराबर किस पार अपना, ये 3 ऊपर ही बचे, बटे में नहीं है भाई, नहीं कहने लगा इससे, ये 3 तो बचा हुआ है। 4 बचा है, यहाँ पे 3 बचा है, यहाँ पे 10.5 बचा है, और कुछ बचा खुचा नहीं है, सब खत्म हो गया। गुणा कराते हैं, 4 से इसको गुणा कराएंगे पहले, तो 10 थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। 4 पंजे 20, हमसे लगे 2, 4 0 में 0 में 2 आ जाएगा, 4 एक 4, 1 अंक पे 10.42 मिल रहा है। गुणते 3 करेंगे, और हमको n का मान जो निकालना है, तो इसमें गुणा 3 दूनी या 6, 3 चौके 12, 126 शंकु बनेंगे। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को ख़त्म कर दिया हमने, और छठा क्वेश्चन ख़त्म होने जाने के बाद अब वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड, और आगे के वीडियोस में आएंगे 7वें क्वेश्चन, और ये लास्ट हो जाएगा फिर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।